8 बजे डीडी नेशनल पर। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ की मुलाकात। प्रधानमंत्री आज एक सामुदायिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्रीनगर में चल रही G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। कल बैठक के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, कश्मीर में पर्यटन विकास के लिए व्यापक रणनीति बना रहा है केंद्र। वहीं G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं। आपदा जोखिम कम करने के बारे में G20 कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से मुंबई में होगी शुरू। अवसरों की पहचान और वित्त पोषण व्यवस्था बनाने के जांच के जरिए वंचित समुदायों पर आपदा के असर को कम करना है आयोजन का मकसद। देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट को बदलवाने की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में करा सकते हैं जमा या बदलवा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा, 2000 रुपए के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का सामान्य हिस्सा। सात महीनों में करीब 17,000 समुद्री झील की अंतर महाद्वीपीय यात्रा पूरा करने के बाद INSV तारिणी की आज हो रही है स्वदेश वापसी। भारतीय नौसेना आज गोवा में आयोजित एक फ्लैग समारोह में 2 महिला अधिकारियों समेत INSV तारिणी के 6 सदस्यीय चालक दल का करेगी स्वागत। संघर्षरत सूडान में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच 7 दिनों का संघर्ष विराम लागू। दोनों पक्षों ने अपनी सेना को नए क्षेत्रों पर कब्जा करने से रोकने और सहायता समूहों और श्रमिकों के जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में बाधा न डालने का किया है वायदा। मौसम विभाग का देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में अगले 4 दिन में तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ने से बदलेगा मौसम। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स होंगी आमने सामने। जीतने वाली टीम कटाएगी फाइनल का टिकट। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की शुरुआत आज से। नोएडा में आज खेले जाएंगे कबड्डी के मुकाबले। 15 टीमों के बीच पदक के लिए होनी है जोर आजमाइश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में है। फोर्टस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने आज सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की आज कुछ और कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीजे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें अहम मसलों पर विस्तार से बात होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है।
ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के सहित संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने की बात कही। दी ऑस्ट्रेलियन के साथ विशेष बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजे से सिडनी में मुलाकात के समय हमारे पास संबंधों को नए स्तर पर ले जाने का मौका होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासियों के प्रभाव से द्विपक्षीय संबंधों को पोषण मिला, जो क्रिकेट की दीवानगी के साथ दोनों देशों के बीच सेतु का काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंध वार्षिक शिखर वार्ता, आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते के साथ ही विस्तृत रणनीतिक साझेदारी में मूल रूप से परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, निवेश, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल, विज्ञान, स्वास्थ्य, संस्कृति, इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार दूरस्थ गांवों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। इन गांवों में सरकार को रोड कनेक्टिविटी, पेयजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देशीय केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को वो जोड़ना चाहती है। देश के पहाड़ी और सीमाई राज्यों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। G20 की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। श्रीनगर में चल रही G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। जम्मू कश्मीर समेत समूचे देश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना इस बैठक का उद्देश्य है। दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में विदेशी मेहमानों का स्वागत अभिभूत करने वाला रहा। G20 के पर्यटन अधिकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन उन तमाम लोगों के लिए करारा जवाब है जो जम्मू कश्मीर को लेकर वैश्विक मंचों पर रुदाली किया करते हैं। G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक कार्रवाई, आर्थिक वृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन के आयोजन से शुरू हुई। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने श्रीनगर को भारत का प्राचीनतम और सुंदर शहर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि भारत भर में पर्यटन को प्रोत्साहन देना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्लोजली working with all the ministries in a whole of government approach. Not only Government of India ministry, we are also working with all the state governments in India. Every ministry, they have taken some responsibility for tourism encouragement and develop infrastructure activity to encourage foreign tourists and domestic tourists. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह आयोजन जीर्णोद्धार और काया पलट का पल है। उन्होंने उन कई फिल्मों के नाम लिए जिनकी शूटिंग 1990 से पहले कश्मीर में हुई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिल्म निर्माताओं के लिए प्राकृतिक स्थल उपलब्ध कराता है और सस्ता भी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अतीत में भारत के फिल्म उद्योग में अत्यधिक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बैठक का आयोजन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। Here we are presenting to you a cost-effective location. Whether you are from Hollywood, whether you are from Bollywood, whether you are from Tollywood, whether you are from Collywood. Within a radius of 10 kilometers, you have plateaus, you have meadows, you have snow peaks, you have tulips, and you can just stay in one single hotel, shoot the entire film themselves. I'm sure the message will go that, look here, Kashmir is not only ready to be part of the global journey led by Prime Minister Modi at a time when the other heads of state are also looking up to Prime Minister Modi to take his cues. But Kashmir is also going to be the most profitable, most cost-effective and most economically viable film destination in its totality and in its finality.
इस अवसर पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में फिल्म पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि 370 फिल्म निर्माताओं ने कश्मीर में फिल्मांकन की अनुमति मांगी है और भारत सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन फिल्म निर्माताओं की सुविधा के लिए दायरे से बाहर जाकर कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि शांति, प्रगति और समृद्धि पर सरकार का फोकस है। During the last 7-8 years, we've done some remarkable work in development. We've done a huge amount of digital transformation. We do about 11x fast payment, real-time fast payments on mobiles, 11x of what America and Europe does. We do 4x of what China does. We've built about 40 million houses. 40 million houses is like building a house for every single Australian. That's like making a complete Australia. अभिनेता रामचरण ने श्रीनगर में चल रही G20 समिट में ऑस्कर अवार्ड पुरस्कृत नाटू नाटू के गाने पर नृत्य किया। रामचरण तेजा ने कहा कि वह बचपन से ही कश्मीर आते रहे हैं। रामचरण तेजा और भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत जाए बोक जांग द्वारा नाटू नाटू गाने की प्रस्तुति के साथ यह आयोजन संपन्न हुआ। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने मुंबई में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन अपना उद्घाटन भाषण दिया। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित विषयों पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। ब्यूरो इनपुट के साथ श्रीनगर से रमा त्यागी के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं G20 के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू हो रही है। ये बैठक 20 से अधिक देशों के सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के विशेषज्ञों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को एक मंच पर लेकर आएगी, जो स्थायी विकास हेतु आपदा जोखिम को कम करने और वित्त पोषण के प्रबंधन के लिए नवीन उपायों की तलाश करने की अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट होंगे। इस बैठक का उद्देश्य नए अवसरों की पहचान और रचनात्मक वित्त पोषण तंत्रों की जांच कर कमजोर तबकों पर आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करना है। मुंबई में अगले 3 दिनों तक होने वाली DRRWG बैठक में 4 तकनीकी सत्र और कुछ अन्य प्रमुख कार्यक्रम संचालित होंगे। DRRWG G20 का एक सहयोगी निकाय है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के जो प्रयास हैं उन्हें बढ़ावा देना है। इसके अलावा ये निकाय जो है उसके माध्यम से अवसंरचना जोखिम मूल्यांकन उपकरण और डेटा प्लेटफॉर्म के महत्व को दर्शाने वाले अन्य कार्यक्रमों की मेज़बानी भी की जाएगी। साथ ही बेहतर निर्माण करें एक दृष्टिकोण भी अपनाया जाएगा। देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट को बदलवाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक के खातों में जमा करवा सकते हैं या फिर बदलवा सकते हैं। रोजाना 10 नोट बदले जा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जनता के लिए 2000 रुपये के नोट बदलने की व्यवस्था बैंकों के सभी काउंटर्स पर उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि एक लंबे समय से आरबीआई इस पॉलिसी को अपना रही है, जिसके तहत पुराने और खराब हो चुके नोटों को वापस लिया जाता है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोटों का लाइफ साइकिल पूरा हो चुका है और अब 2000 के नए नोटों की छपाई बंद की जा चुकी है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। Let me sort of re-emphasize that it's a part of the currency management operations of the Reserve Bank. For a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy. Therefore, from time to time, Reserve Bank withdraws currency notes of particular series and issues fresh notes. So this time, we are therefore withdrawing it from circulation, these 2000 rupee notes, but they continue as legal tender. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए लोगों के पास 4 महीने से अधिक का वक्त है। ऐसे में वो बिना किसी हड़बड़ी के आराम से ये नोट बदलवा सकते हैं। Let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor
to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट. आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं. जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे. आरबीआई के गवर्नर ने उम्मीद जताई कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के अधिकांश नोट वापस आ जाएंगे. उन्होंने साथ ही कहा कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली. जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम कम ही जानते हैं. इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज़ ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म. आज हम आपको बता रहे हैं श्रीनगर के गुलाम मोहम्मद जज के बारे में, जो 7 दशकों से भी अधिक समय से अपने हाथ से संतूर बना रहे हैं. गुलाम मोहम्मद जज अपने परिवार की 8वीं पीढ़ी हैं जो इस विरासत को सहेजे हुए है. हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ही एक उदाहरण है ये वाद्य यंत्र जो आप देख रहे हैं, जिसका उल्लेख वैदिक काल से किया जाता है, जब वैदिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था. 100 तारों वाले इस वाद्य यंत्र को कहा जाता है शततंत्री, जिससे निकला है कश्मीर का वाद्य यंत्र संतूर. गुलाम मोहम्मद जज कश्मीर के हैं और उनका परिवार पिछले 200 सालों से संतूर बना रहा है. स्वयं गुलाम मोहम्मद जज भी 12 साल की उम्र से ही संतूर बना रहे हैं. आज वो 81 वर्ष के हैं. इतने दशकों का समर्पण, इतने दशकों की लगन, और इसीलिए तो उन्होंने प्राप्त किया है पद्मश्री का सम्मान. श्रीनगर में झेलम के तट पर सदियों पुरानी कला विरासत फल फूल रही है. यही रहते हैं गुलाम मोहम्मद जज, जिनका परिवार पिछले 200 से भी अधिक वर्षों से वाद्य यंत्र संतूर बनाने के लिए जाना जाता है. 7 दशकों से भी अधिक समय से अपने हाथ से संतूर बना रहे गुलाम मोहम्मद जज अपने परिवार की 8वीं पीढ़ी हैं जो इस विरासत को सहेजे हुए हैं. उन्हें कश्मीर का आखिरी संतूर शिल्पकार कहा जाता है. वे 12 साल के थे तब से बेहतरीन संतूर बना रहे हैं. हमारे फैमिली के लोग जो थे ना, हमारा बाप था, अंकल था, ग्रैंडफादर था, उसका फादर था. मैंने कहा ना पहले 7 पीढ़ी का काम है, सारे सब बनाते थे. जितने हम इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, ये तार वाले, सारे इंडिया में एक कारीगर नहीं मिलेगा. इस वक्त भी मैं भी कहता हूँ, मेरा कमाल ऐसा है, अल्लाह के फजल से मैं सब चीज़ें बना सकता हूँ. ये कश्मीरी में कारीगर को ये हुनर अल्लाह ने खुद ही दिए है. न मशीन है न कुछ है, हाथों से बनाते हैं. बस बहुत खुशी हुई है जब ये सुना ना अवार्ड. हमने कह दिया हमने कौन सा बड़ा काम किया है, ऐसा अंजाम दिया है कि खुशी हो गई बहुत हमको. कोई हद नहीं रहा उसका. हमारे फैमिली वाले भी खुश रहे. इससे पहले मेरे गुरु थे, मेरे बाप दादा चाचा थे, जो थे, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे बहुत, जो मैंने सीखा उन्हीं से बदौलत सीखा है. थोड़ा बहुत ऐसा भी नहीं सीखा है कि मैं उस बाब में समा जाऊँ, ऐसी बात नहीं है. जो ये काम है बहुत मुश्किल काम है. संतूर बनाने के उस्ताद 81 वर्षीय गुलाम मोहम्मद रबाब, कश्मीरी सितार और सारंगी भी बनाते हैं. उन्हें संतूर बनाने का ऑर्डर देश ही नहीं विदेशों से भी मिलता है. वे पंडित भजन सपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा जैसे कला के दिग्गज उस्ताद के लिए भी संतूर बना चुके हैं. मैं गुलाम मोहम्मद जज साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ पद्मा अवार्ड के लिए. इनका जो कंट्रीब्यूशन है संतूर, खास तौर पे संतूर बनाने के एरिया में, वो ओवर दी जनरेशंस है. मुझे लगता है ये हमारे आर्ट और कल्चर फील्ड की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, ये बहुत बड़ी बात है. लोगों को पता लगता है कि उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, और लोग हैं जो देख रहे हैं. और मैं गवर्नमेंट को इस बात के लिए तहे दिल से मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस किस्म से हमारे कंट्री के ट्रेजर को
खोजा है। और मुझे लगता है कि इसका जो असर है आने वाली जो हमारी पीढ़ी है जो इंस्ट्रूमेंट मेकिंग में है उनको भी बहुत आगे लाएगी कि वो अपने काम को लेके आगे चले। संतूर कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसका उद्गम कश्मीर की शैव परंपराओं में माना जाता है। संतूर सहित सभी वीणाएं मंदिर संगीत से जुड़ी रहीं और लोक संगीत का हिस्सा नहीं बनी। संतूर को कश्मीर की संगीत संस्कृति में शास्त्रीय वाद्य का दर्जा दिया गया है। संतूर के सरताज गुलाम मोहम्मद जज को पद्मश्री के सम्मान के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बात मौसम की। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में पारा 46 डिग्री को पार कर गया। लू के थपेड़ों की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के चलते पारा थोड़ी नीचे आएगा, जिसकी वजह से गर्म हवाओं से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सोमवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से भीषण लू की चपेट में रहे। दिल्ली में पारा 46 डिग्री के पार चला गया। बरसती आग ने लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल कर दिया। लगातार चढ़ रहे पारे के सामने गर्मी से निपटने के तमाम उपाय बेअसर नजर आए। चंडीगढ़, अमृतसर, बनारस समेत दिल्ली का मौसम आग उगलता रहा। जहां स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया, तो वहीं पर्यटक भी प्रचंड गर्मी से बेहाल नजर आए। हम अरुणाचल से आए हैं, घूमने आए थे दिल्ली, लेकिन यहाँ आके पता चला इतनी गर्मी है। अभी हम आए थे टैक्सी से, एसी टैक्सी से, एसी का भी एसी तो चल रहा है, फिर भी गर्मी इतना ज़्यादा है। हम तो आए, फिर यहाँ इतना डिहाइड्रेशन का भी बहुत शायद प्रॉब्लम होगा, शायद बच्चों को भी डिहाइड्रेशन इतना सारा है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है, कैप वगैरह और ये व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक का तो उपाय नहीं है, ब्लैक पहनेंगे तो इतना गर्मी होगा, इसलिए व्हाइट। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ दिनों में पारा थोड़ा नीचे आ जाएगा। उत्तर भारत में 4-5 दिन तक 4 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। साथ ही कुछ जगह पर बारिश के भी आसार हैं। दिल्ली, साउथ हरियाणा, साउथ यूपी, नॉर्थ एमपी, झारखंड, बिहार और बंगाल में कल से हम क्योंकि एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद कर रहे हैं, जिसके चलते टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा। और हम अगले 4-5 दिन से, कल से लेकर अगले 4-5 दिन में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा नॉर्थ इंडिया में। तो हीट वेव का स्थिति हमारा उम्मीद है कि घट के खत्म हो जाएगा। 24-25 के आसपास हमारा उम्मीद है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स के साथ थंडरस्टॉर्म्स होगा। तापमान थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा जरूरी ना हो तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। अभी गर्मी का मौसम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और ड्राइनेस बहुत है। तो ऐसे में मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा लोगों को कि पीक गर्मी के टाइम पे, जैसे दोपहर 11 बजे से लेके 4 बजे तक जो है वो अवॉइड करें। और जो काम आपका जो है मॉर्निंग में हो सकता है या फिर इवनिंग में हो सकता है, उसको हिसाब से टाइम एडजस्ट करें। दक्षिण हरियाणा, दक्षिण यूपी, दिल्ली के कुछ हिस्से, उत्तर पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और दक्षिण बंगाल में तापमान में गिरावट के बावजूद लू की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो गर्मी से खुद को बचा कर रखें। विशेषकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेवजह दिन में बाहर निकलने से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संघर्षरत सूडान में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच 7 दिन का संघर्ष विराम लागू हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी सेना को नए क्षेत्रों पर कब्जा करने से रोकने और सहायता समूहों और श्रमिकों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में बाधा न डालने का वादा किया। युद्धरत समूहों ने नागरिक संपत्तियों, बिजली, ईंधन और पानी के प्रतिष्ठानों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जब्त न करने पर भी सहमति व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के जनरल अल बुरहान के साथ लड़ाई को रोकने और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के प्रयासों के बारे में बात करने के बाद संघर्ष विराम लागू करने का समझौता हुआ।
और बात आईपीएल की, जिसका पहला क्वालिफायर मैच आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें चेन्नई के एम चिदम्बर स्टेडियम में भिड़ेंगी। इस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। गुजरात ने अपने 14 में से कुल 10 मुकाबलों में जीत हासिल की और 20 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर रही पहले स्थान पर। वहीं 4 बार की चैंपियन सीएसके 17 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर। आज के मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। बात खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की, जहां कबड्डी प्रतियोगिताओं की शुरुआत आज। प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच पदक के लिए जोर आजमाइश होगी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।